सवाल ऐसा आया है कि 4 थप्पड़ अगर पति मारता है तो वो गुनाह नहीं है, ऐसा मैंने अभी मेरे सामने ये सवाल है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो एब्सोल्युटली वायलेंस है। आपने तो मूवी भी देखा होगा कुछ साल पहले, थप्पड़ करके मूवी भी आई। एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ एक स्लैप पे ही उसने डिवोर्स लिया, सब कुछ हुआ। तो आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, सब वहां से शुरू होता है। नमस्कार, मैं रोहिणी। आज पुलिस टाइम न्यूज पर हम एक ऐसे ज्वलंत और पीड़ादायक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसे समाज में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, हुंडा प्रथा। वैष्णवी हगवणे जैसी ऐसी कई महिलाएं हैं, ऐसी कई बेटियां हैं जिन्होंने ऐसी कुप्रथा के कारण खुद की जान को गंवा दिया है। लेकिन इसी मुद्दे की गंभीरता को जानने के लिए और समझने के लिए, कानूनी दृष्टिकोण में इसका विश्लेषण क्या है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट दीपिका कुकरेजा मैम। वो न केवल एक प्रखर वकील है, बल्कि उन्होंने महिला अधिकारों के लिए सशक्त पक्षधर भी उन्हें माना जाता है। उन्होंने ऐसे कितने मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्याय देने का काम और सामाजिक सुरक्षा में आवाज उठाई है। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए आइए हम उनसे जानते हैं कि कानून क्या कहता है, समाज की सोच क्या है और एक महिला वकील होते हुए हुंडा प्रथा को वो किस नजर से देखते हैं। तो आज मैम सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में, हमारे दर्शकों के सामने। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आप अपना परिचय और अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एडवोकेट दीपिका कुकरेजा, मैं पिछले 16 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन फैमिली कोर्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में ज़्यादा रहा है। एक अदर केसेस ऑल्सो आई एम डूइंग, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, बहुत अच्छा मैम। अभी जैसे वैष्णवी हगवणे केसेस और हम लोग देख रहे हैं कि कानून होते हुए भी और सशक्त महिला है, जहां हम 21वीं सदी में जी तो रहे हैं, लेकिन अभी भी महिला इन सारी बातों से वंचित है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए कानून क्या कहता है, उनके लिए कानून में क्या कायदे बने हुए हैं, क्योंकि ये केसेस इतने असहाय हो जाते हैं कि महिलाएं अभी गलत कदम ले लेती है। या जैसे अभी अपने हम लोगों ने देखा है कि वैष्णवी हगवणे प्रकरण, उनके लिए वो प्रताड़ना इतनी असहाय हो चुकी थी कि उन्होंने खुद की जान गंवा चुके हैं। तो आज का हमारा ये मुद्दा रहेगा मैम कि इन सारी बातों के लिए महिलाओं के लिए कानून क्या कहता है, समाज क्या कहता है, और जो महिलाएं अभी एक्शन नहीं लेना चाहती है या फिर ले नहीं सकती थी, इसके लिए हम सारे इस विषयों पर आज बात करेंगे। कुछ प्रश्नों के द्वारा हम बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को वो मुद्दा जल्दी क्लियर हो और सारी महिलाओं तक वो बात जा सके। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा मैम कि आपके कानून के हिसाब से, कानून की भाषा में हुंडा और दहेज को की इसकी परिभाषा क्या है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डाउरी को डिफाइन किया गया है। इसका ये मतलब है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल चीजें जो कि शादी के टाइम पे या शादी के रिलेशन में या शादी से कुछ टाइम पहले या शादी के बाद दी जाती है और डिमांड की जाती है, तो उसको डाउरी कहा जाता है। तो जब जिस चीज की डिमांड नहीं होती है और आउट ऑफ लव कभी पेरेंट्स दे रहे हैं, तो वो डाउरी के कायदे में नहीं आता है। वो चीजें जिसका डिमांड होता है वही डाउरी में आता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो इसको ऐसे ही डिफाइन करता है। और डाउरी देने वाला जितना रिस्पॉन्सिबल है इस क्राइम के लिए, लेने वाला भी उतना रिस्पॉन्सिबल है। दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बट अगर आप सोशली देखो तो लीगली तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो सोशली सिर्फ लड़के वालों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, क्योंकि जो रेसिपिएंट रहता है हमेशा वही आता है इस कानून के दायरे में। तो जैसे अभी हुंडा देना या लेना, ये तो हम लोग गुनाह है यही बोलते हैं, लेकिन अभी भी वो प्रथा चल रही है, तो उसके लिए आपका पर्सनली क्या कहना रहेगा? देखिए, लॉज तो बहुत सारे हैं, सिर्फ डाउरी के नहीं, बहुत सारे लॉज है जो ऑन पेपर्स है, बुक्स में रहते हैं, लेकिन जब तक कोई प्रॉब्लम सोशली उठ के आती नहीं है, लोग अवेयर नहीं होते, तो मुझे लगता है कि इसको लेके सोशल अवेयरनेस बहुत कम है। और पेरेंट्स ना जितना इन्वेस्ट जब लड़की पैदा होती है तो पहले से करते आते थे कि उसकी शादी के लिए पैसा जमा करना है, उसको डाउरी देना है, अगर उतना ही उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा केपेबल होगी, इंडिपेंडेंट होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगी वो, तो ये सारी चीज़ें कम हो सकती है उससे। लेकिन अभी जैसे कुछ भी हो जाता है, यानी शादी उनकी डिसाइड हो जाती है, तो ये हुंडा देना ही ये बोलते कि अनिवार्य है। ये पहले से तो चलते आया है, लेकिन अभी भी ये लोग मानते ही है, तो इनके लिए पर्सनली आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो अभी ऐसा हो गया है कि इनडायरेक्टली लोग लेते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सोसाइटी में हो रहा है, लॉज तो है,
लेकिन वो यही कहते हैं कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उन्होंने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर की बातें हम सामने आती नहीं है। तो उसके लिए सोशल अवेयरनेस ही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि जब वो मना कर देगी ना इस चीज़ को लेके कि मुझे इस घर में शादी ही नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप तो वो होना चाहिए जहाँ से डिमांड स्टार्ट होती है। क्योंकि ये तो लालच है, एक बार बढ़ती गई तो आगे वालों को तो बस मिलता गया, तो उन्होंने तो करना है। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो डिपेंड करता है कि लड़की कितनी आपकी एजुकेटेड है, वो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और एनी टाइम यू नो आई ऑलवेज से कि अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। तो पेरेंट्स को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए उसमें उनको। जैसे अभी इतनी इंसिडेंट हमारे सामने आए हैं जहाँ पे लड़कियों को इतनी प्रताड़ना उनसे होती है जहाँ पे ससुराल से कि उनको ही अपनी जान गंवाना पड़ता है, और अभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो उसके बाद क्या एक्शन रहती है हमारे आपके कानून के हिसाब से? अगर किसी केस में अगर विक्टिम सर्वाइविंग है तो वो खुद से केसेस फाइल कर सकती है। इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस जैसे इस केस में शी इज नॉट सर्वाइविंग, तो फैमिली मेंबर्स को कुछ रेमेडीज अवेलेबल है अंडर इंडियन लॉ। तो जैसे पहले इंडियन पीनल कोड था, उसमें 304 भी था जिसमें डाउरी डेथ के अंदर में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, जिसमें इन लॉज और हस्बैंड दोनों को ही सजा होती है। मतलब मिनिमम 7 years का उनको इम्प्रिजनमेंट होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अभी न्यू एक्ट आया है लास्ट ईयर ही, आपको पता होगा, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 80 में डिफाइन किया गया है। तो उस केसेस में अगर डेथ 7 years से पहले ही हो जाती है तो उसको डेथ को नेचुरल नहीं माना जाता है। तो उस केसेस में फैमिली मेंबर्स कर सकते वैसे ही जैसे वो लड़की अगर सर्वाइव होती तो करती। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमको पता है कि वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता। पहले इंडियन पिनल कोड में सिर्फ फिजिकल वायलेंस का ये होता था, लेकिन मेंटल वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता है। मेंटल क्रुएल्टी के अगेंस्ट में भी रेमेडीज अवेलेबल है उसमें। जैसे अभी ऐसे सवाल है जो सामने आए हैं कि जैसे अभी हुंडा इस प्रथा को लेकर जिस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ना सहन करना पड़ रहा है, इस पे कुछ वकीलों का भी ऐसा कहना होता है कि जो आरोपी हमारे साथ होता है हमें उसी के बारे में बोलना पड़ता है, जो आरोपी के पक्ष में वो बातें करते हैं, लेकिन जो सबूत आपको दिए जाते हैं तो क्या उसके ऊपर ही आप लोगों का डिसीजन रहता है, या फिर आप लोग भी जो देखते हो उसके ऊपर आप आंसर करते हो एज अ वकील अगर आप किसी आरोपी के साथ में हैं? एज अ लॉयर तो हम अपने क्लाइंट को तो रिस्पॉन्सिबल है ही अगर हम कोई केस लेते हैं। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल एथिक्स है, बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये फील्ड ही हमारी जो एज अ लॉयर तो हमको काम ही सोसाइटी के लिए करना है, वी सर्व फॉर द सोसाइटी। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि लाइक एक ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ केस है जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं ठीक है चलो क्लाइंट तो आ गया, लेकिन अगर कहाँ पे तो वो हमारा एक कॉन्शियंस भी बोलता है कि वेदर वी शुड टेक इट और नॉट। लाइक ही विल गेट द लॉयर एट द एंड ऑफ द डे, कोई ना कोई तो मिलेगा, बट एंड इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू वर्क आउट। ये लेकिन अभी देखिए जैसे कि आप एक एज अ वकील है और आपके पास में सारे सबूत आए हैं, लेकिन अगर आपका आरोपी आपके पास है, जब वो सबके सामने आता है फेस करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो जो आरोपी है फिर भी उसको उसी के फेवर में लड़ना तो है, लेकिन एज इट इज उसके पास प्रूफ रहते हुए भी अगर उसको प्रेजेंट करना है कि इस बात को नहीं ये नहीं है, इसमें फिर जिसकी जो हत्या हो चुकी है वो तो गुनहगार उसको मानते ही है, तो ये क्या सही है? फिर इन दैट केस अगर ऐसा रहता है, नॉर्मल केसेस नॉट दिस केस स्पेसिफिक, अगर ऐसा रहता है कि फैक्ट्स कुछ बोलते हैं तो सिर्फ केस जो वो रहता है वो कॉन्टेस्ट किया जाता है लॉ पॉइंट्स पे ही, क्योंकि कहीं कहीं होती है डाउरी डेथ्स मतलब और भी क्राइम्स होते हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है अक्यूज्ड को। जितना एविडेंस होगा, हमारा इंडियन लॉ पूरा एविडेंस पे चलता है, अगर एविडेंस नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक्विटल भी हो जाता है, तो उसमें लॉयर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए। कभी कभी एविडेंस की वजह से, बाकी चीजों की वजह से भी होता है ऐसा। तो अभी आपके हिसाब से अगर एक लड़की एक महिला अगर इस प्रताड़ना को सहती है तो वो ना सहते हुए उसके लिए क्या करना चाहिए उस वक्त? हाँ, तो उसे सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही करना चाहिए कि मुझे लगता है हर लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होती है क्रुएल्टी। क्योंकि जब आप एक एक चीज के लिए डिपेंड रहते हो किसी के ऊपर, कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स ना करोड़ में ये दे रहे हैं, डाउरी दे रहे हैं, लेकिन लड़की के हाथ में तो कुछ नहीं आता, और एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को पता ही नहीं है ये चीज की डाउरी प्रोहिबिशन, मतलब एज अ सोसाइटी लॉयर्स को तो चलो पता है, तो उसमें ऐसा रहता है कि जब आपको डाउरी मिलती भी है
आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन भी चलो आप पकड़ लो, तो जिस दिन पे आपको मिलती है उससे 3 महीने के अंदर आपको उस लड़की के नाम पे सब ट्रांसफर करना है। ये मैंडेटरी है, ये तो चीज होती नहीं है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स कार देते हैं तो उसका हस्बैंड ही चला रहा होता है, कैश देते हैं तो फादर इन लॉ रख लेता है, बहुत सारी चीजें ऐसा होती है। तो उस लड़की को भी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को लेके, तो सोशल कैंप्स भी होनी चाहिए कि अवेयरनेस हो। उसके बाद अगर लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो उस थोड़ा बहुत लॉ पता होना चाहिए सबको, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मॉनेटरी रिलीफ मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि वो वर्किंग ही है, चलो वो घर में भी रह रही है तो कोर्ट उसको उस घर में रहते हुए भी मॉनेटरी रिलीफ दे सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शेयर हाउस होल्ड भी रहता है, तो जरूरी नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल देंगे वो, तो वो कोर्ट से ये रिलीफ मांग सकती है कि अगर उसके पास कोई और अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं है तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड की भी रेमेडी ले सकती है। उसकी तो बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है, बट ओनली थिंग इज कि वो राइट टाइम पे वो रेमेडी अवेल करे। एग्जैक्टली लेकिन अभी कैसा हो गया मैम कि जैसे कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, उन्हें पता नहीं है कि कानून इस विषय में किस तरीके से एक्शन ले सकता है, या फिर महिलाओं को वो नहीं पता अभी तक कि उनके लिए कायदा कानून क्या कहता है, या फिर इमीडिएटली उस वक्त में वो लोग किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? तो एक बेसिक चीज सभी को पता है कि हर एरिया में नियर बाय पुलिस स्टेशन होता है और वुमेन ऑफिसर जरूर रहता है। कोई भी लेडी जाती है तो उसको अटेंड करने के लिए वुमेन ऑफिसर रहता ही है, और इसीलिए हर एरिया में भरोसा सेल भी बनाया गया है। तो भरोसा सेल का कुछ लीगल इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन वो बेसिकली मीडिएशन और काउंसलिंग के लिए बनाया जाए। जब एक लड़की को नहीं पता है तो वहां पे उसको वो चीज का तो अवेयरनेस आ ही जाता है। तो कम से कम उसको इतना स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ स्पून फीड नहीं कर सकते, वो एक एडल्ट है अभी, वो उसको घर से निकलना पड़ेगा, उसको स्टेप लेना पड़ेगा। वो जाएगी वहां तक तभी उसको पता चलेगा कि ये मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। वहां जाएगी, उसकी काउंसलिंग होगी, और कई बार काउंसलिंग में लोग बहुत स्ट्रांग भी हो जाते हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। इतना स्टेप उसको लेना ही पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी आई थिंक उसमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे घरों में लड़कियां एजुकेटेड है, फॉरेन भी चले जाएगी, सब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि फॉरेन जाने से उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा। मतलब कुछ केसेस मेरे भी ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो फॉरेन तो चले जाते हैं, यहाँ पेरेंट्स दे आर वेरी रिलैक्स्ड, दे आर अर्निंग इन करोर्स एंड एवरीथिंग, पर वहाँ पे एक शेल लाइफ हो जाती है उनकी। यहाँ पे तो इजीली एक्सेसिबल रहता है आपके पास सब कुछ, वहाँ पे तो और ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है ये चीजें। तो वहाँ पे यहाँ पे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है, तो वो लड़की को ही स्टेप लेना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो वो लड़की को ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको ही वुमेन एम्पावरमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन भी। तो आपके हिसाब से जैसे लड़की की प्रताड़ना होती है ससुराल में, कभी बातों से होती, कभी हाथ उठाया जाता है, ऐसे अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन अभी ऐसा आता है सामने, सवाल ऐसा आया है कि 4 थप्पड़ अगर पति मारता है तो वो गुनाह नहीं है, ऐसा मैंने अभी मेरे सामने ये सवाल है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो एब्सोल्युटली वायलेंस है। आपने तो मूवी भी देखा होगा, कुछ साल पहले थप्पड़ करके मूवी भी आई। एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ एक स्लैप पे ही उसने डिवोर्स लिया, सब कुछ हुआ। तो आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, सब वहां से शुरू होता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ हस्बैंड का तो नहीं होता ना, ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक डिग्निटी नहीं मिलेगी आपको किसी रिलेशनशिप में, अगर थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट कम भी रहा, मतलब फीलिंग्स कम भी रही तो चल जाएगा, पर डिग्निटी नहीं रहेगी तो नहीं चलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू नो रिस्पेक्ट सम पर्सन, देन ओनली यू कैन स्टे टुगेदर। दिन ब दिन ये जो बढ़ रहा है, इसमें क्या है, आपको क्या लगता है कि किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि देखो अभी पहले इतने कानून कायदे नहीं थे, लेकिन अभी कानून भी आ गया है, प्रशासन भी इतनी सशक्त हो चुकी है सारी बातों को लेकर, महिला सेल, भरोसा सेल, या फिर महिलाओं के लिए स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं, आरक्षण बढ़ते ही जा रहा है, फिर भी इस घटना को हम दिन ब दिन बढ़ते हुए देख रहे हैं। लास्ट महीने में हमने जब देखा है तो 5 केसेस हमारे सामने सिर्फ सेम टॉपिक पे आई है, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि केसेस ये अभी बढ़े हैं और लॉज भी अभी आए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप पहले से देखते हो 16th सेंचुरी से आप देखो तो ह्यूमन राइट्स तो थे, और ह्यूमन मतलब एक मैन भी होता है, वुमेन भी होता है, बेसिक राइट्स तो सभी को थे। धीरे धीरे आता गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, फिर 1961 में तो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया था। भी पोस्ट इंडिपेंडेंस 5-6 सालों में ही आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है, बस ओनली थिंग इज दैट कि अवेयरनेस नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी 2005 में आया है, उसको भी 20 साल हो रहे हैं,
तो ये डेथ्स तो पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, बस अब इतना है कि सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस ज्यादा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से हमको पता चल रहा है कि अभी 5 केसेस ऐसे हुए, हो सकता है पहले 20 केसेस होते हो, पर हमें पता नहीं चलता था, और सारे Exactly. केसेस न्यूज चैनल्स कवर नहीं कर सकते। तो ये चीजें तो होती ही है, पर अभी ऐसा है कि कुछ कुछ जेन्युइन केसेस की वजह से कभी कभी कुछ केसेस में ओवर एक्सपोजर भी हो जाता है, तो जहाँ पे Exactly. मेल भी विक्टिम होते हैं, मतलब बहुत फेक केसेस भी हो जाते हैं। तो प्रॉस एंड कॉन्स तो सब चीजों के हैं, दोनों के। लेकिन फिर कानून पहले भी था, अभी भी है, केसेस सेम है, तो फिर किस वजह से ये अभी लग रहा है कि इस पे काबू नहीं हो रहा है या फिर वो बढ़ते जा रहे हैं? अभी ना जो अभी केसेस आ रहे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड आ रहे हैं, तो अभी पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है लोगों का। बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मतलब लड़के में भी नहीं है, लड़की में भी नहीं है, कुछ उस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कुछ ये है कि एक सोसाइटल टैबू सा हो गया है कि पेरेंट्स में भी, कि अगर उनके फ्रेंड ने किसी अपने बच्चों को कुछ इतना दिया है डाउरी, तो इनको भी देना ही है, तो कुछ वो चीजें बढ़ा देते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फिर उनकी बहुत लालच बढ़ती चली जाती है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाउरी एंड इनहेरिटेंस। आई वुड से ऐसा नहीं है कि आप अपनी बेटी को कुछ मत दो, दे सकते हो, देयर आर वेज आउट के एकदम शादी को लेके अगर आप दोगे तो वो डाउरी ही है। और डाउरी डेथ में तो ऐसा है कि प्रेजम्पशन दिया हुआ है, इंडियन लॉ ने बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर कोई और क्राइम होता है तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन डाउरी डेथ में बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर रहता है, क्योंकि ये पहले से माना जाता है कि ये अक्यूज्ड है अगर डेथ हुई है तो, स्पेशली 7 साल के अंदर में हुई है। तो अभी जो महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक कानून पता नहीं है, जो कायदे पता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से क्या सजेशन दोगे कि वो अगर घर पे सह रही है तो उसको क्या बोलोगे कि किस तरीके से वो एक्शन ले सकती है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कोई भी छोटा मोटा उनको काम शुरू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से उनका जो मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से उनके थॉट्स क्लियर होंगे। तो जब उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएंगे, उनको अपने आप वेज पता चलते हैं, और जब when you are जितना भी you are financially independent, you can take steps for yourself rather than depending on somebody else कि कोई आए आपके रेस्क्यू में, क्योंकि आप एक एडल्ट हो, आपको भी सेम राइट्स है जो आपके हस्बैंड के हैं। वो तभी कर पा रहा है जब आप सहन कर रहे हो, अगर आप सहन नहीं करोगे तो उसमें उतना पावर नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो उसको खुद निकलना पड़ेगा, अपने को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी वुमेन बहुत अच्छा अर्न भी कर रही हैं, फिर भी वो मेंटेनेंस केस हस्बैंड पे डाल रही है, और कोर्ट्स के तो ऐसे जजमेंट्स भी है कि इवन अ बेगर हैज टू पे मेंटेनेंस। तो वो तो वुमेन प्रो लॉज हैं, तो उसका मिसयूज भी हो रहा है। तो अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप वो इक्वल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो कि आप अपने आप को मेंटेन कर सको। इस चक्कर में भी वायलेंस बढ़ता जाता है, मेंटल वायलेंस बढ़ता है, फिर फिजिकल पे आ जाता है, क्योंकि पेशेंस कम हो जाता है ना लोगों का। और मेन में अगर आप देखो ना, तो वुमेन मुझे लगता है कि ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होती है, उनको सहन हो जाता है आपके हस्बैंड अगर अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर वुमेन ज्यादा अर्न कर रही है तो थोड़ा सा ईगो भी इश्यूज आ जाते हैं, तो वहां से भी शुरू होता है। तो इफ यू टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है थोड़ी। तो अब मेरा ये सवाल रहेगा कि आपका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, इसमें कोई ऐसा पीड़ित तो फैमिली या फिर ऐसी कोई महिला जो एक इंसिडेंट होगा जिसको आपकी तरफ से आपने उनको न्याय दिया होगा? मैं नेम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकती। एक केस ऐसा किया था कि जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस, अब उनकी लव मैरिज थी, तो पेरेंट्स ने तो मतलब मना कर दिया था उनको, शी कुडंट टेक रिस्क। अब उसका जो हस्बैंड था एक कुरियर ऑफिस में काम करता था, मतलब हार्डली 8-9 हज़ार उसकी सैलरी थी, एंड शी वाज MR, तो शी वाज अर्निंग एट दैट टाइम 45,000। लेकिन उसने उसको ब्लैकमेल किया कि शी वाज जस्ट 21 व्हेन शी गॉट मैरिड, तो उसने उसको ब्लैकमेल किया कि अगर शादी नहीं करेगी तो सुसाइड कर लेगी। अब उसने रैदर देन डिस्कसिंग दिस इश्यूज विद हर फैमिली, उसने उससे शादी कर ली जाके, चलो शादी कर ली। अब वो बंदे का ऐसा था कि बहुत एडिक्टेड सॉर्ट ऑफ था, उन्होंने कम से कम 7-8 सिटीज चेंज की, क्योंकि जहाँ भी वो जाता उसको ये जॉब दिलाती, ये तो चलो अर्निंग थी, ये ब्रेड विनर थी, लेकिन जहाँ भी जाता कहीं ना कहीं कुछ कर देता, उसको निकाल देते जॉब से, फिर आता और इसको मारता। इसने बहुत सहन किया। जब उसका बच्चा हुआ, उसकी बेटी सिर्फ 6 साल की थी, तो वो एक बहुत ही नोन हॉस्पिटल है, वहाँ पे एज अ MR गई थी, तो वहाँ पे मेल कलीग्स भी थे। अब वो बहुत ही साइको टाइप्स का था उसका हस्बैंड, उसने उसको देखा वहाँ पे, उसने सबके सामने उसको मारना शुरू कर दिया।
ये इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गई कि इसके पास क्योंकि एमआर की मेडिसिन अवेलेबल थी और ये सिर्फ अपनी बेटी के साथ रह रही थी, इसने इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स ली, खुद भी खा ली, अपनी बेटी को खिला दी। और उसके बाद उसको 3 दिन बाद होश आया, तो 3 दिन तक वो बेहोश थी। शी कुड हैव डाइड ऑल्सो, लेकिन वो 6 साल की बच्ची थी, उसको उसने कुछ पिल्स खिलाई थी, तो वो कुछ 3-4 घंटे बाद उठी। वो रिपोर्ट भी हुआ था न्यू पेपर्स में केस। तो वो उठी और फिर उसने वो नेबर के पास गई रोती रोती कि मम्मी को कुछ हो गया। वो नेबर ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उनका पुलिस केस खुद ही हो गया वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो 3 दिन बाद वो कोमा से निकली है। उसके बाद भी वो 2 साल अलग रही, फिर से वो गई, फिर अब उसकी बेटी 10 साल की हो गई, उसने फिर से वो चीज करी। उसकी बेटी ने बोला कि अभी आप नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। देन शी केम टू मी कि अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो उसने डिवोर्स लिया एंड शी लाइक डिसाइडेड कि मुझे अब इस सिटी में तो रहना ही नहीं है, चले जाना है। तो ऐसे भी एक्सट्रीम केसेस होते हैं। जब वो एजुकेटेड थी उससे ज्यादा, ब्रेड विनर थी, उसके घर में जो भी सामान था एक भी उस बंदे ने नहीं लिया था, रेंट से लेके सब सामान उसने किया था, पर फिर भी वो सहन कर रही थी। बट गुड दैट शी टुक दैट डिसीजन, मे बी उसकी बेटी की वजह से, और वो मूव ऑन कर गई। हर कोई नहीं कर पाता है। एग्जैक्टली ना। और शी वाज फॉर्चुनेट आल्सो कि वो सरवाइव कर गई इतनी स्लीपिंग पिल्स के बाद। यस, वही एक वो छोटी बच्ची का, उसी को देख के एक उसने अभी नई जर्नी तो स्टार्ट कर दी। लेकिन ऐसे ही इंसिडेंट की वजह से अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कानून अभी आपको पता है, लेकिन महिलाओं को नहीं पता रहने की वजह से उन्होंने नहीं एक्शन लिया। लेकिन अभी आने वाली महिलाओं के लिए जन जागृति जो हम बोलते हैं, जो अवेयरनेस बोलते हैं, तो किस किस वे से हम लोग उस अवेयरनेस को कर सकते हैं या फिर उन तक पहुंचा सकते हैं? तो आजकल स्कूल में भी कैंप्स होते हैं, 10th तक के बच्चे रहते हैं, तो उनको सोशल अवेयरनेस के लिए, बेसिक उनको राइट्स के लिए एजुकेट किया जाता है स्कूल्स में भी, कोई भी हो, कॉर्पोरेशन स्कूल्स भी वहाँ पे भी होते हैं। उसके बाद सोशल कैंप्स भी लगते हैं बहुत सारे लॉयर्स फ्री सर्विस भी देते हैं, तो लीगल एड कैंप्स भी होती है। तो वहाँ तक एटलीस्ट उनको जाना चाहिए, करना चाहिए। मतलब हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे एक सर थे, वो 14 अक्टूबर को बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं दीक्षा भूमि में, तो वो उनके लिए फ्री कैंप ऑर्गेनाइज करते थे उस टाइम, उनको लीगल अवेयरनेस देने के लिए। और उस टाइम जब हम उनको बताते थे ना कि अपनी वाइफ पे हाथ उठाना गुनाह है, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहते थे कि वो शॉक हो जाते थे कि हम तो रोज मारते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये गलत है। तो अवेयरनेस कैंप्स रहना चाहिए। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि स्कूल के ही बच्चे के लिए। आजकल तो बहुत लोग हैं जो स्लम एरियाज में जाके बड़े लोगों को भी एजुकेट करते हैं, तो जितना ये ज्यादा होगा अवेयरनेस बढ़ेगा, और आई थिंक उससे थोड़ा क्राइम रेशियो कम भी होगा। जैसे कि जो प्रताड़ना होती है उसके लिए पर्टिकुलर कोई कलम होती है, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ वो गुनाह होता है, तो उसके लिए क्या रहता है आपका? पर्टिकुलर अगर कुछ सेक्शन है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के है, तो उसमें पर्टिकुलर फिर उसमें पनिशमेंट दी गई है। तो वो केस होने के बाद, जैसे 304 भी आईपीसी का था, अभी सेक्शन 80 है, तो उसमें है कि अगर 7 साल के अंडर में अननेचुरल डेथ हुई है तो उनको 7 इयर्स का, ये तो है ही इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है उसमें। उसके बाद 498 केस का जो था, जो कि अभी 85 है, तो उसमें 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट कम से कम है, फाइन भी रहता है 15,000 तक के। ओके। और डोमेस्टिक वायलेंस में तो कंपनसेशन भी रहता है, उनको इंटरिम मेंटेनेंस भी देना पड़ता है और शेयर्ड हाउस होल्ड भी देना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि अभी जैसे जो हक बने का मैं एक केस लेना चाहूंगी, मेंशन नहीं करना चाहती लेकिन लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन लोगों ने उनको पे किया, जितने पैसे दिए थे या फिर जो कार वगैरह दी थी, अभी तो उसकी आत्महत्या हो चुकी है। जो बच्चा अभी उनके पेरेंट्स के पास है, जैसे कि वैष्णवी के पेरेंट्स के पास है, तो वो लोगों पे को फिर उनको रिटर्न देना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर कुछ रहता है कानून? क्या एक्शन ली जाती है उस वक्त? तो 5 इयर्स तक तो मदर ही नेचुरल गार्जियन रहती है, मदर के एब्सेंस में फादर कस्टडी क्लेम कर सकते हैं। पर यहाँ इस केस में, क्योंकि अगर अभी तो वो उसको अरेस्ट किया है लेकिन अभी उसका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, तो बाद में अगर वो एक्विट हो सकता है किसी चीज पे, हो सकता है बाद में वो प्रूव हो जाए कि इसका गलती नहीं थी, तो वो क्लेम भी कर सकता है कस्टडी 5 साल का होने के बाद। अभी क्योंकि उनको वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया है कस्टडी, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स से बेटर मतलब लॉन्ग लाइफ ऐसे ही भी माना जाता है, अजम्पशन की पेरेंट्स की रहती है, तो उनको भी दिया जाता है। और फर्स्ट गार्जियंस होते हैं मदर और फादर। अगर नहीं तो उस केस में अगर फादर भी नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं, तो वो फिर कोई एनजीओ को या इनको भी उनकी कस्टडी दे सकते हैं। ओके, तो अभी जो उनके पास में जो उन्होंने दिया है, तो वो उसके लिए कानून क्या कहता है? जो उन्होंने अमाउंट पे किया है या फिर जो ये होता है ना गहने वगैरह उन लोगों को दिए हैं, तो वो रिटर्न वाला प्रोसेस रहता है या फिर वहीं पे क्लोज हो जाता है?
अब तो ये देखिए चॉइस है, जो उन्होंने डाउरी दिया था, तो जब डिवोर्स केसेस होते हैं तो रिटर्न ऑफ डाउरी तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट रिटर्न ऑफ स्त्रीधन एक केस होता है। यस। तो जो भी लड़की को शादी में मिलता है उसके पेरेंट्स से या इन लॉज से, वो उसका स्त्रीधन ही होता है, तो वो क्लेम कर सकती है। वो फैमिली कोर्ट में केसेस फाइल होते हैं, दैट इज अ सिविल डिस्प्यूट। अब इस केस में जो है अगर पुलिस को मिलता है तो वो सीज भी कर सकती है अगर क्राइम हो गया तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही लेंगे। मोस्ट केसेस में पेरेंट्स लेते ही नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि बच्चा ही नहीं है तब फिर उसमें। यस, तो वो वहीं पे क्लोज भी हो सकता है या फिर कोई लोग या एक्शन फिर अगर कुछ रिकवर भी हो सकता है तो हो सकता है एज अ सिक्योरिटी वो बच्चे के लिए रखते हैं। यस, वही। तो अभी मेरा ये सवाल है आपसे, जो प्रोसेस होती है, जो स्त्री, जो महिलाएं इस प्रताड़ना में जूझ रही है, वो अगर एक्शन लेना चाहती है तो वो पहले पुलिस स्टेशन जाए, फिर वहां से उसको भरोसा सेल में भेजा जाता है, फिर वहां से उसको काउंसलिंग किया जाता है, काउंसलिंग के बाद उसे सजेशन दिया जाता है। तो कुछ वक्त में ऐसा हो जाता है कि इतने सारे प्रोसेस में वो उतनी सहाय्य नहीं रहती कि वो डिसीजन ना लेते हुए जो प्रोसेस या फिर जो आंसर उसको मिलना चाहिए वो ना मिलते हुए वो गलत कदम उठाती है। तो उस वक्त में हम उसके लिए क्या इमीडिएटली है कि जो वो तुरंत कर पाए? तो कम से कम अगर उसको कुछ भी नहीं समझ रहा है तो उसको इतना तो पता ही होगा कि लीगल प्रोसीजर किसी लॉयर को पता है, तो वो किसी लॉयर का एक्सेस ले सकती है। और आजकल कैसा रहता है कि अगर आप न्यू सिटी में भी हो, न्यूली मैरिड, आप किसी को नहीं जानते हो, सो यू कैन गो ऑन सोशल मीडिया, यू कैन चेक द रिव्यूज ऑल्सो। तो उससे भी आप किसी के पास या किसी फ्रेंड के थ्रू, और कितने सारे लोग तो आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेते हैं, एटलीस्ट शील गेट एन आइडिया कि उसको कैसे मूव करना है, क्या करना है। तो उसको एक आइडिया मिल गया तो नियर बाय कोर्ट में जाके वो कर सकती है। और सारी जो ये प्रताड़ना जो महिला सहन करती है, फिर उसके बाद में अगर ये केस आपके पास आती है तो 110% उसको न्याय मिलता है? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि एविडेंस है कि नहीं, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स में सब कुछ एविडेंस पे डिपेंड करता है, सिर्फ अजम्पशन प्रिजम्पशन पे कुछ नहीं होता। ओके, तो अभी आप एज अ वकील सारी महिलाओं को क्या सजेशन देना चाहोगे अपने तरफ से इस सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, या फिर इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको महिलाएं सहती है या फिर एक्शन नहीं ले सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि एक तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको अपने बेसिक लॉज का अवेयरनेस होना चाहिए। नहीं है तो आजकल सोशल मीडिया पे भी सब पता चल जाता है। बेसिक एक चीजें, अगर उनको अपने राइट्स का अवेयरनेस है तो वो किसी और अपने साथ किसी से गलत नहीं होने देंगी। और दूसरी बात यह है कि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उन्होंने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, कि रेदर देन कि ऐसा होता है कि बहुत सारा कुछ कभी अर्न भी करते हैं तो वो स्पेंड नहीं करना चाहते, फिर उससे भी क्रुएल्टी वाले केसेस बनते हैं। तो इक्वली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लड़के भी प्रताड़ित होते हैं। Yes, exactly. और उनके लिए तो लॉज भी नहीं है अभी उतने। तो अगर हम एक रिलेशनशिप में है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड लेना चाहिए, अगर आप ले सकते हो तो। नॉट नेसेसरी, लाइक हर कोई उस पोजीशन में नहीं रहता, पर एटलीस्ट अवेयरनेस रहना चाहिए। और वहां पे एकदम लास्ट स्टेज पे आके स्टेप लेने से फिर उसको कुछ भी नहीं दिखता है और वो सुसाइड कर लेती है, तो उससे बेटर है कि जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कम से कम वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे। कभी कभी कुछ चीजें काउंसलिंग में आने से ही ठीक हो जाती है। यस, हाँ। तो आगे ही नहीं बढ़ती, तो उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से काउंसलिंग वगैरह ले लें। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में काउंसलिंग चार्जेस भी उनको बहुत ज्यादा लगते हैं और बाद में वो इतने ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। तो कुछ चीजें जो जरूरी है आई थिंक उनको करना चाहिए। यस, ये सारी जो अभी हुंडा प्रथा, ये मैंने तो मुद्दा आपके लिए रखा था। तो मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं के लिए जो उनकी जो राइट्स है, तो वो कौन सी है जो आप अपने शब्दों में बताना चाहोगे जो उनको सरल तरीके से समझ में आए? ओके, सो एज अ डॉटर उसके पास इनहेरिटेंस राइट्स है। जरूरी नहीं है कि जब डाउरी हो रही है, शादी के टाइम पे उसको मिल रहा है इनहेरिटेंस। अभी पर्सनरी राइट भी उनको मिला है, तो उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर है उनका भी। तो इनहेरिटेंस तो आपको भी पता होगा कि सक्सेशन और लीगल हेयर्स का जब बाद में होता है तब उनको इक्वल राइट्स क्लेम करने का राइट होता है, लेकिन वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है। पेरेंट्स जो करते हैं उन्हीं के नाम पे होते हैं, वो प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, अगर डाउरी मिली है तो ये उसको पता रहना चाहिए कि वो 3 महीने में उसके नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए। Yes. अगर वो नहीं होती है तो वो एक्शन ले सकती है, कंप्लेन फाइल कर सकती है उसके अगेंस्ट, पुलिस कंप्लेन। उसके बाद उसको अगर घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रही है तो उसको एटलीस्ट मंथली मेंटेनेंस तो मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस में जाके वो फाइल कर सकती है। वो हस्बैंड को राइट नहीं है कि उसको घर से निकाल दे, उसको घर में रहते हुए वो मेंटेनेंस दे सकता है, ताकि वो थोड़ी तो इंडिपेंडेंट हो कि कुछ वो अपनी चीजें कर सके। ऐसे और भी बहुत से राइट्स है। चाइल्ड कस्टडी के, जैसे नेचुरल गार्जियन वो रहती है 5 साल तक के, बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं कि बच्चा वो ले लेगा,
तो 5 साल तक उसके नेचुरल गार्जियन के राइट्स है। उसके बाद अगर डिवोर्स भी हो गया फिर भी बच्चे का मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। यस। क्योंकि मदर और फादर का डिवोर्स नहीं होता। तो वो को पेरेंटिंग अगर हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी देखिए मेरा ये सवाल है और ये मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत होती है। अभी कैसे लव मैरिज करते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, दोनों एक दूसरे को समझ के हुंडा देते भी है और लेते भी है, तो ये उनकी तो लालच है जो दिन ब दिन बढ़ती है, इसीलिए वो डिमांड करते हैं। लेकिन अगर वो दोनों लव मैरिज करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ रहते हुए भी अगर ये सिचुएशन आती है तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो है वो शादी के दिन तक ही थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्योंकि ऐसा रहता है कि एक अरेंज मैरिज में आगे वाला आपसे एकदम स्ट्रेंजर है, यू स्टार्ट टू नो हाउ इज ही। और अरेंज मैरिज लव मैरिज में आप पहले से जानते हो, लेकिन उसको आप एज अ फ्रेंड ही जानते हो। लेकिन जब आप एक साथ रहना शुरू करते हो ना, शेयर हाउस होल्ड में, तब आपको एक्चुअल ट्रेट्स उसके पता चलते हैं। तो वो तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, फर्स्ट डे ऑफ मैरिज दोनों के लिए सेम ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लव मैरिज है तो प्रॉब्लम्स होगी नहीं, या अरेंज मैरिज है तो प्रॉब्लम्स ही होगी। कभी कभी अरेंज मैरिजेस सबसे लॉन्ग लास्टिंग मैरिजेस होती है। यस। तो डिपेंड करता है कि दोनों ही मैरिजेस में अंडरस्टैंडिंग कितनी रहती है दोनों पार्टनर्स में। मतलब लव मैरिज में ठीक है, यू फील लव फॉर ईच अदर, बट डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी देयर। ओनली इफ यू रिस्पेक्ट योर पार्टनर देन ओनली यू कैन ग्रो। अदरवाइज तो आप ऐसे उसको मतलब हल्के में ले लोगे कि वो तो ऐसा ही है, और यू लेट इट गो मेनी थिंग्स कि चलो ठीक है। बट जो चीजें नोटिस करना चाहिए वो करना इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इतने महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। तो आज हमने देखा है कि हुंडा ये जो प्रथा है कब से और कब तक है, लेकिन जो कानून हम जानते थे वो अभी नहीं, इसके कई सालों पहले हमारे लिए लागू कर दिए गए हैं। लेकिन आज भी ये महिला जहां 21वीं सदी में रहते हुए खुद के ही कानून, खुद के ही लिए जो कायदे बने हैं उससे वंचित है। यानी वो जो एजुकेशन लेना चाहिए वो एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इसके लिए जो अवेयरनेस आज हमें मैम की तरफ से मिला है कि हम किस तरीके से महिलाओं में जन जागृति कर सकते हैं और महिलाएं किस तरह खुद के लिए स्टैंड ले सकती है, खुद का रक्षण किस तरीके से कर सकती है। क्योंकि जो शिक्षित महिला है और जिस जनरेशन में वो जी रही है, जहां एआई का जमाना आया है, वहां पर वो हुंडा जैसी प्रथा को, प्रताड़ना को सहन करके अगर खुद की जान गंवाती है तो वो दोषी खुद ही है खुद के लिए। तो आज मैं सारी अपने चैनल के माध्यम से सारी महिलाओं को गुजारिश करूंगी या आह्वान करूंगी कि वो खुद के कायदे को समझे, खुद के लिए जो संरक्षण के लिए जो कायदे बने हैं उसके लिए खुद वो शिक्षित बने और ये एक कदम उठाए जिससे वो खुद सुरक्षित रहे और उसके जो बच्चे हैं या उसकी फैमिली है वो सबको सुरक्षित कर सकती है। तो मैम की तरफ से आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में, तब तक बने रहिए पोलिस टाइम न्यूज के साथ, नागपुर।